तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जवानी पे प्लीज़ आप लोग बने रहिए और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपकी कुशलता से हम भी कुशल मंगल से हैं और आशा करते हैं कि आज आपके यहाँ पर भी बारिश हुई होगी। और देख लीजिए मेरे छत का नज़ारा, पूरी छत पे पानी भरा हुआ है, आसपास में देख रहे हैं आप लोग। और देखिए पानी बरसने के बाद जब धूप निकल जाती तो उसका भी बड़ा एक अलग ही अनुभव होता है। तो और फिलहाल जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी मतलब जाए तो आप लोग उसका लुत्फ़ पूरी तरीक़े से उठा सकें। और आगे मेरी एक बहन कमेंट की है कि नीलम दी आप ये बताइए कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी जो हैं वो पेशे से सुनार हैं। और जब सुनार है तो ज़ाहिर सी बात उनके पास एक ही बिजनेस होगा, सोने चांदी का। तो वो अपना ज्वेलरी का काम करते हैं और अपना यही मतलब मार्केटिंग में मकान से 1.5 किलोमीटर दूरी पर उनका अपना खुद की दुकान है। तो वहीं पर अपना रहते हैं और अपना काम धंधा देखते हैं जो एक पुरुष को देखना चाहिए। और हम अपना घर देखते हैं, घर में अपनी बेटी है, बेटी को देखते हैं और घर की गृहस्थी संभालते हैं। और उसके बाद जो भी समय मिलता तो आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा समय बिता लेते हैं वीडियो के माध्यम से। तो देख रहे हैं। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे मतलब कल वाले वीडियो में बताया था मैंने कि इटावा जब जेल में हम पहुँचे हैं और इटावा जेल में पहुँचने के बाद की स्थिति क्या थी कि जब मैंने एंट्री की और मुझे उसके बाद ना एक घड़ा दिया गया था, मटकी जिसको बोलते हैं मिट्टी की, और एक मग्गा था वो भी प्लास्टिक का। और स्टील का मग्गा इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि स्टील के मग्गा से लड़ाई झगड़ा में एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं ना, इसीलिए मग्गा नहीं दिया जाता था स्टील का। तो प्लास्टिक का दिया गया था उसमें। और एक दरी दी गई थी, एक चादर दी गई थी सफ़ेद वाइट कलर की, और एक कम्बल दिया गया था। और मुझसे कहा एक महिला कांस्टेबल ने कि आप इसको उठाइए और चलिए। तो मैं कहीं कहाँ जाना है ये तो बताइए। एक तो मैं 5 दिन से ढंग से सो नहीं पाई हूँ और आप लोग ले जाने के लिए कहाँ सोच रहे हैं मुझे। तो प्लीज़ मुझे बताइए। और मुझे पहले क्या लग रहा था कि जैसे पुरुष और महिला जो रहती हैं शायद एक ही साथ में रखा जाता होगा जेल में। तो मैंने कही देखिए जहाँ पुरुष रह रहे वहाँ तो मैं नहीं रह सकती हूँ। तो कहने लगे नहीं नहीं आप लोगों को अलग। तो पहले मैं सोची कि नहीं नहीं कि जहाँ श्याम रहेगा, हमें क्या पता था क्योंकि जेल का माहौल ऐसा मतलब अलग होता है। तो हमने कि मुझे अलग ले जा रहे हैं, श्याम को अलग ले जा रहे हैं। और पता नहीं यहाँ पर हम लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि श्याम को निकाल के कहीं निर्भय को ना सौंप दिया जाए। मतलब ये सब डर मन में था क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए पहली बार मतलब फेस किया था। तो उसके बाद हुआ क्या कि जब मुझे वहाँ पर कहा श्याम को ही वही चीज़ें दी गई जो सेम मुझे दी गई थी, वही श्याम को भी दी। तो श्याम को 10 नंबर बैरिंग में रखा गया और मुझे महिला बैरिंग में ले जाने के लिए तैयार हुए। तो मुझे निकल के जब मैं निकली हूँ बाहर तो वहाँ टोटली मीडिया, क्योंकि इटावा की जो जेल है, तो इटावा की जो जेल है, इटावा की जेल में पुरुष की जो बैरिंग है वो सब अलग रहती हैं और महिला की जेल से बाहर जो मेन गेट होता है उससे निकलने के बाद एक रोड जाता है अंदर बाहर की साइड से, वहाँ अलग साइड में महिला की मेन गेट पड़ जाता है। तो मुझे अलग ले जाया गया था। मैं सोची तो अब एक तो नीले कलर की साड़ी पहने थी और ये सब चीज़ें मेरे लिए बड़ा अचंभा की बातें थी। और फिर एक तरफ ये भी सोच रही थी कि 3-5-6 दिन मतलब 4-5 दिन से सो भी नहीं पाए ढंग से कि कम से कम इसी बहाने लोगों से पीछा छूटा और सोने को तो कम से कम मिलेगा। तो मैं अपने सामान लेने के बाद चल दी। जब जाने लगी तो काफ़ी मीडिया वाले मुझसे सवाल जवाब करने लगे। मैंने कि अब भी मतलब सब लोग रोकने लगे कि देखिए अब बहुत हो चुका है कि अगली कल पेशी है तो आप वहाँ पे इनका इंटरव्यू कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इनको जाने दीजिए। तो फिर उसके बाद मुझे महिला कांस्टेबल जो प्रभा नाम की थी, प्रभा और रानी गौतम, हाँ रानी गौतम थी, तो वो हमको मतलब महिला बैरिंग में ले गई। तो वहाँ एक विजय त्रिवेदी नाम की एक मतलब महिला कांस्टेबल थी। तो जब वो हमको देखी तो फिर वो भी हमारी तलाशी वगैरह दुनिया की जो एक प्रक्रिया होती है वो लेने लगे। तो मैं कही अरे यार मैंने इतना बड़ा जुर्म तो नहीं कर दिया कि कोर्ट से लेके अभी तक मेरी तलाशी जारी है, मैंने कोई हथगोला या बम या सब कुछ नहीं छुपा के रखे हैं, क्यों हमें इतना परेशान आप लोग मानसिक तौर पे कर रहे हैं। उसके बाद जो मेरे साथ घटना एक हुई है एकदम मन को झकझोरने वाली हुई है, क्योंकि मैंने कल्पना भी नहीं किया कि मेरे साथ ऐसा हो भी सकता है। तो जब मैं अंदर गई हूँ तो मैंने देखा कि जब गेट खोला गया और तलाशी लेने के लिए आई महिला कांस्टेबल, तलाशी के बाद जब मैंने देखा गेट खोलकर तो देखा कि मेरी माँ और मेरी मौसी
जिसको निर्भय ने हमारे भागने के बाद उनको झूठे आरोपों में फंसा दिया। मेरी माँ की काफ़ी उम्र एजड थी, हालांकि मेरी माँ तो ये काबिल नहीं थी कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे अपहरण करने का और ये सब चीज़ें का। लेकिन भाई निर्भय के आगे किसका जोर है, कहते ना जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है ना, तो कहा तो यही जाता है। तो भाई उस समय जब मैंने अपनी माँ को पहली बार जेल के अंदर देखा तो कुछ देर के लिए तो मैं सोच में बहुत ही मतलब ये रही कि ये सब कुछ क्या हुआ है पल भर में, ऐसा हमने कर क्या दिया जो हमारे साथ ये लोग सब लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरी बहन कहाँ है, मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे भाई कहाँ हैं, और मेरी माँ और मौसी को यहाँ क्यों ला के रख दिया। तो कारण क्या था, मेरी मौसी जिस मोहल्ले में रहती थी उस मोहल्ले में किसी एक लड़के की अपहरण हुआ था। ना जाने किस लड़के का अपहरण हुआ, तो मुझे मतलब नहीं है और ना मैं जानती हूँ किस लड़के का अपहरण हुआ था, लेकिन हुआ होगा किसी समय पकड़ उसकी। लेकिन वो पकड़ उस समय निर्भय के पास नहीं थी, अगर निर्भय के पास होती तो मुझे ज़रूर पता होती उसके बारे में। वो आरोप में मेरी मौसी को कुछ वहाँ के जो मोहल्ले के लोग होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, जब मोहल्ला के लोग किसी के ऊपर आरोप लगा दें तो किसी तो आप समझ ही रख रहेंगे किसको विलन बना दें, किसको क्या बना दें। तो उसके बाद मेरी मौसी को आरोप में फंसा दिया गया। उसी समय हुआ क्या था, मेरी मम्मी पिताजी की दवाई लेने के लिए इटावा गई हुई थी। जब इटावा गई हुई थी तो ज़ाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जब इटावा गई हैं तो अपनी बहन से मिले हुए तो नहीं आ सकती है ना, तो वो अपनी बहन के यहाँ उस दिन चली गई। अब हुआ वहाँ क्या, उसी दरमियान क्योंकि मेरा भी ये सब प्रक्रिया हो चुकी थी कि नीलम गुप्ता श्याम जाटव भाग चुके हैं गैंग से, तो अब ज़ाहिर सी बात है निर्भय भी बौखलाए हुए हैं, तो निर्भय अपनी चिड़ाहट कहीं तो कहीं निकालेंगे। तो वहाँ की अब समझ सकते हैं कि भाई देखिए, जितने बड़े लोग होते हैं उतने ही लोगों से कांटेक्ट होता है, और हम जो मध्यम लोग होते हैं वो पिर जाते हैं उनकी साजिश में। तो निर्भय ने मतलब सैसो थाने में फ़ोन किया होगा, सैसो थाने से इटावा में फ़ोन हुआ हैगा कि मतलब जिस लड़के की पकड़ हुई है, अब भाई निर्भय है तो वो तो दुनिया बैठा बैठा सब कुछ, जब वो दूर दूर की पकड़न के बारे में पता लगा सकता, तो मैं तो जान पूछ के मेरे लिए तो क्या नहीं वो कर सकता है, जब मैंने उसके लिए इतना बुरा किया है तो ज़ाहिर सी बात बदला लेने के लिए क्या नहीं, कहाँ तक नहीं जा सकता है। तो उसके बाद उसने क्या किया, मेरी मौसी के मोहल्ले से जो पकड़ हुई थी वो थी शायद रामवीर के गैंग में या किसी और के गैंग में थी पकड़, वो निर्भय ने अपने गैंग में शामिल कर ली। भाई ये गुर्जर जो समाज होता है वो सब एक होते हैं जब समय आता है। तो उसके बाद वो पकड़ इनके पास आ गई। अब वो पकड़ के माध्यम से उसने दबाव बनाया कि इसकी माँ को, इसकी पूरी फैमिली को इसमें अपलोड करो। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, तो इन्वॉल्व करूँ। उसके बाद मतलब झूठे आरोपों में मेरी माँ को और मेरी मौसी को फंसा दिया। उसके बाद मेरी माँ इतनी बुजुर्ग होने के बाद भी पुलिस वालों ने उन पर रहम नहीं किया, निर्भय के दबाव में आकर उनको इतना टॉर्चर किया था। मेरी मौसी को तो इतना मारा था, आपको बता नहीं सकते कि वो मर गई थी। मतलब जो देखिए, कहते नहीं हैं, कहा जाता है ना कि जो सम्मानीय होती है ना, उनके लिए ये सब चीज़ सहना बहुत ही मुश्किल होती है। उसके बाद मेरी मौसी का तो शरीर पीट कर बहुत बेकार कर दिया। उसके बाद मेरी माँ को भी बहुत मारे थे लोग। मारने के बाद बताइए कि उस गैंग से तुम्हारा क्या संबंध। तो मेरी माँ सीधे कहा कि उस गैंग से मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरी बेटी को वहाँ लाए हैं, हम बाकी लोगों को नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ ये मेरी बेटी है। क्योंकि कुछ पुलिस वाले मेरी माँ को तस्वीरें दिखा रहे थे, बोलो ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कर करके मतलब मानसिक टॉर्चर कर रहे थे उस समय। तो उसके बाद मेरी माँ ने कहा था कि ये भी तो मेरी बेटी है, मुझे पता है। अब ये लोग और कौन हैं इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं। मम्मी सिर्फ 3 लोगों को पहचानी थी कि ये निर्भय गुर्जर के बारे में जो बताते हैं लोग कि इसने मेरी बेटी को अपहरण करवाया था, और ये एक लड़का था जिसका भी अपहरण दिल्ली से होके आया था, ये भी मासूम था। मैं इन लोगों के अलावा और मैं किसी को नहीं जानती, ना मैंने कभी इनको लोगों को देखा है, और मैं तो खुद मजबूर हूँ। मैं तो दद्दर की ठोकरें खुद खाई अपनी बेटी के लिए, और मेरी बेटी को तो वापस नहीं ला सकते। ऊपर से आरोपों का पोटरा हमारे ऊपर बांध कर और हमें इतना प्रताड़ित कर रहे हैं आप लोग। तो एक उसमें से मतलब अब देखिए, कहने को कह सकते हैं, कहना नहीं चाहिए कि, लेकिन जिस पर उम्मीद करो वही इंसान जब दगा दे जाता तो बहुत ही कष्ट होता है। तो
उसके बाद मेरी माँ को मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करने के बाद मार पीट के, और उसके बाद मेरी माँ को थाने से ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब यहाँ भेज दिया गया जेल में, और बिन कसूर, जिस पे मेरी माँ का कोई कसूर नहीं, मेरी मौसी का कोई कसूर नहीं है। अब आगे सुनते जाइए कि घटनाएँ एक नहीं बहुत घटनाएँ हुई हैं उस मेरे घर में, एक ना एक घटनाएं फिर चलती रही। उसके बाद मतलब जब मैं गई तो मैंने अपनी मम्मी के गले लगी, गले लगने के बाद मैं बहुत रोई हूँ। रोने के बाद मेरी माँ एकदम छाती से लगा ली है, करी बेटा अब मैंने तो उम्मीदें छोड़ दी थी कि मैं जीवन में तुमको देख पाऊँगी कभी कि नहीं देख पाऊँगी, और इस उम्र में ये सब कुछ हुआ, तुम्हारे पिता के साथ क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब अब मुझे अंदर से बड़ा क्रोध आ रहा था, ये सोच कर कि बताइए कि मैंने जो जुर्म किए नहीं, जो जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है, और किस कारण से मुझे मिल रही है सज़ा मुझे खुद नहीं पता है। मुझे उम्मीद ही नहीं है कि किस वजह से मुझे ये सज़ा दी जा रही है। आखिर मेरा कसूर क्या था? मैंने किसी से कहा था कि मुझे उठा के ले जाइए, मेरा अपहरण कर लीजिए और बदमाशों के बीच में मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरी शादी करा दीजिए, फिर मेरी कहना नहीं चाहिए जो शब्द कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोग। लेकिन सब कुछ तो लुटाने के बाद भी मेरा क्या बचा? कुछ नहीं। मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरे परिवार के सबको तितर-बितर कर दिया। उसके बाद भी निर्भय का पेट नहीं भरा। उसके बाद भी निर्भय का पेट नहीं भरा। उसके बाद भी निर्भय आए दिन रोज़ धमकियाँ देते रहे कि अगर नीलम को, श्याम को मेरे हवाले नहीं किया गया तो नीलम की छोटी बहन है उसको उठवा लेंगे, उसके परिवार के रिलेटेड जितने लोग हैं उनको हम नासूर-नबूद कर देंगे, हम पूरे गांव को उड़वा देंगे। तो आगे वीडियो में और कुछ बताएंगे, लेकिन बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार इसमें सदा हम पर और हमारे पर बना रखिएगा। तो प्लीज़ तब तक के लिए ओके, बाय बाय।